बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 3 ऑफ सोशियोलॉजी 101, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि थीरी क्या होती है। ये जो थीरी लफ्ज़ लिखा हुआ है, थीरी दरअसल होती है कुछ फैक्ट्स का मजमूआ। कुछ जो फैक्ट एक सोशियोलॉजिस्ट ने या एक साइंटिस्ट ने जो इकट्ठे किए होते हैं, उनको जब वो मिला देता है आफ्टर सर्टेन एक्सपेरिमेंटेशन, तो उसको आप थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, वो थ्योरी ऐसे नहीं बन जाती। थ्योरी के लिए बड़ी उसने मेहनत की होती है, उसके पीछे जो है ना उसकी कई सालों की रिसर्च शामिल होती है। वो जो थ्योरी के अंदर डाटा होता है वो बड़ा सेंसिबल होता है, उसको बड़े उसने एक सर्टेन अंदाज के अंदर उसने इकट्ठा किया होता है। ठीक है, थ्योरी इज़ अ ब्रॉड असर्शन अबाउट हाउ सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ वर्ड फिट टुगेदर एंड फंक्शन। इट एक्सप्लेन्स द कनेक्शन बिटवीन अ पेयर ऑफ फैक्ट्स एंड और मोर। और जो 3 तरह की थीरीज़ हमारे पास इकट्ठी हैं सोशियोलॉजी में, वो हम आज उनका जिक्र करेंगे। एक उनमें है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, दूसरी है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और तीसरी है फंक्शनल एनालिसिस। आज हम इनका जिक्र करेंगे। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, आपकी फ्यूचर में भी आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ एनालिसिस जो है वो क्या होता है। लेवल ऑफ एनालिसिस 3 तरह के हो सकते हैं, माइक्रो, मैक्रो और मीसो। माइक्रो छोटे लेवल का होता है एनालिसिस, और मैक्रो जो है वो बड़े लेवल का। आज हम पढ़ेंगे द डेप्थ ऑफ एनालिसिस यूज बाय दीज 3 थ्योरेटिकल अप्रोच इज़ वन ऑफ देयर मेन डिफरेंसेस। मतलब ऊपर जो हमने 3 थीरियाँ पढ़ी ना, 3 तरह के सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उन वो जो है ना कुछ उनमें माइक्रो इस्तेमाल करते हैं और कुछ उनमें मैक्रो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि मैक्रो कौन करता है और माइक्रो कौन करता है। फोकसिंग ऑन अ मैक्रो लेवल, फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट लुक एट सोसाइटल ट्रेंड्स ऑन अ बिग स्केल। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है कि मैक्रो पे कौन कौन रिसर्च करता है, मैक्रो को कौन कौन इस्तेमाल करता है, फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, ये 2 तरह के। ठीक है, दूसरा आपके पास है सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिस्ट। सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिस्ट में अगर देखें तो ये कौन सा लेवल इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं माइक्रो। ओके, माइक्रो करते हैं हमारे सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिस्ट। ये सुबह 4 बजे में और हमारा रोस्टर लगा हुआ है अजाने देने। अच्छा, तो अगर पीछे से ये बैकग्राउंड साउंड आए तो उससे आपने इरिटेट नहीं होना, हम सारा दिन इसको सुनते हैं, ये वाला। अच्छा, फॉर इंस्टेंस सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिस्ट वुड कंसंट्रेट ऑन माइक्रो लेवल व्हेन स्टडिंग होमलेस इंडिविजुअल। तो जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिस्ट हैं वो छोटे लेवल को देखते हैं कि मतलब एक बंदे की ये मतलब वो माइक्रो लेवल पे बात करते हैं कि ये बंदे इनकी लिविंग स्टेटस क्या है, कैसे बातें करते हैं, कैसा इनका लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे इनकी कम्युनिकेशन है वर्बल और नॉन वर्बल। मतलब ये छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने जाके बात करनी होती है, उनको जाके स्टडी करना होता है। जबकि फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो हैं वो बड़े लेवल पे सोचते हैं, बड़े लेवल पे उन्होंने रिसर्च करनी होती है कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये एक कंट्री के अंदर ये जो लोग भिखारी बन रहे हैं, लोग जो है वो बेघर हो रहे हैं, लोग जो है वो उनको जॉब नहीं मिल रही। मतलब बड़े लेवल पे जाके उनको स्टडी करना होता है। किन किन ने, एक है फंक्शनलिस्ट और दूसरे हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। अच्छा, नीचे हमारा अगर देखें अब इनको डीपली स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये अभी मेन हमने पढ़ी थी ना, 3 तरह की थ्योरीज होती हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म उनमें पहले नंबर वाली है। द फंडामेंटल टेनेट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस इज दैट सोसाइटी फंक्शन एज अ कोहेसिव होल कंपोज्ड ऑफ इंटररिलेटेड पीसीस। हमने आपको कल बताया था कि जो फंक्शनलिज्म है वो मतलब वो स्टडी करते हैं, उनका ये टेनेट है, उनका ये एक नज़रिया है कि जो सोसाइटी है वो एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के साथ मिल के चलने से बनती है। सोसाइटी एक अच्छे अंदाज से चल रही होती है, वो किस वजह से, क्योंकि सारे उसके एलिमेंट्स, सारे उसके बॉडी पार्ट्स इफेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, सारे इंसान जो उसके लेवल है, अमीर गरीब मिल के जो बना रहे होते हैं, मतलब उनके मिलने से ही ये वाला सेटअप बनता है। तो उसके अंदर हमने बात की थी कि अगस्त कॉम्ते एंड हर्बर्ट स्पेंसर थॉट ऑफ सोसाइटी एज अ लिविंग थिंग। ये एमसीक्यू आपने याद रखना है कि किन किन ने सोचा है जी। हर्बर्ट स्पेंसर और अगस्त कॉम्ते ने कहा था कि सोसाइटी जो है ना एक ज़िंदा चीज़ है, और ज़िंदा चीज़ उस ऑर्गन्स से मिलके बनती है,
ऑर्गन्स के हैं इंसान के, ये सोसाइटी के ऑर्गन्स कौन से हैं, ये अमीर गरीब, ये दुकानदार, ये सरमायादार, ये मंडी वाला, ये फिशरमैन, ये लेबर, ये मिस्त्री, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिल के जो है एक सोसाइटी को बनाती हैं। ये फंक्शन तभी सोसाइटी कह रही है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, ये ज़िंदा हैं सारे, जब ज़िंदा रहेंगे तभी काम अच्छा चलेगा। आगे है ईमेल दरखेम शेयर द आइडिया दैट सोसाइटी इज मेड ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ईच सर्विंग अ सर्टेन पर्पस। नॉर्मल कंडीशन ऑफ सोसाइटी इज़ वन इन विच एवरी कंपोनेंट ऑफ, मतलब हर जो है वो ऑर्गन अगर सही काम कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं काम कोई कर रहा तो सोसाइटी के अंदर एक टेंशन आ जाएगी, एक पैथोलॉजी आ जाएगी। पैथोलॉजी बोलते हैं एक बीमारी को, ठीक है, ये साइकोलॉजी में कंसेप्ट इस्तेमाल होता है पैथोलॉजी। अच्छा, फंक्शनलिस्ट contend that in order to comprehend society we must consider both its structure। आगे देखें रॉबर्ट मर्टन एंड फंक्शनलिज्म। एक तीसरा बंदा है जिसका नाम है जी रॉबर्ट मर्टन। उन्होंने सोसाइटी को किस नज़रिए से देखा है, वो भी फंक्शनलिज्म के ही दाई हैं। उनका कहना है कि जो सोसाइटी है बायोलॉजिकल, उसका कोई रोल नहीं है। मतलब बायोलॉजी में हम अगर देखें ना, जैसे हमने ऊपर बात की थी, एक सोसाइटी जिंदा जानदार की तरह है। इसने कहा ना ना ना, ये नहीं। बट ही upheld the core of functionalism, the idea that society is made up of interdependent pieces। इसने कहा कि जो सोसाइटी हो इंटरडिपेंडेंट पीसीस से मिलके बनी है। ओके, आप इसको ऑर्गन कह रहे हैं, ऑर्गन वाली सीन नहीं है, ये दरअसल इंटरडिपेंडेंट पीसीस हैं। एक बंदा फलां काम कर रहा है, दूसरा फलां काम कर रहा है, इससे जो है ना एक सोसाइटी मिलके काम कर रही है। एमसीक्यू बन सकता है, मर्टन कॉइंड द वर्ड फंक्शंस टू डिस्क्राइब हाउ पीपल्स एक्शंस हैव पॉजिटिव आउटकम। ग्रुप्स फंक्शन हेल्प मेंटेन इक्विलिब्रियम। देखें, ग्रुप तभी अच्छे से फंक्शन करेगा जब उसके अंदर इक्विलिब्रियम आएगा। डिसफंक्शन ऑन द अदर हैंड आर नेगेटिव इफेक्ट ऑन पीपल्स बिहेवियर। जब डिसफंक्शन आएगा तो लोगों के ऊपर भी बड़े असरअंदाज उसके जो है ना असरात आएंगे। अभी इन्होंने आगे एग्जांपल दी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ हमारे पाकिस्तान के मैनिफेस्टो के अंदर। देखिए, अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आपने सुना होगा नाम, औरत को जो है वो 12,000 या जितने पैसे मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट ने क्या नज़र सामने रख के जो है ना ये पैसे देने शुरू किए कि हम जो है वो सोसाइटी में गुर्बत को ख़त्म कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इसका कैसे रियल में इसका असर होता है ऐसे कि उससे गुर्बत ख़त्म हो जाती 12,000 लेने से या 13,000 लेने से? नहीं। गवर्नमेंट जो है वो शायद पता नहीं किस नज़रिए से ये लोगों को देती है, मगर उसका अल्टीमेट जो आउटकम आता है वो आता है बेरोज़गारी, वो आता है अफलास, वो आता है गुर्बत, वो आता है बेकारीपन। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्किल पैदा करे अपनी आवाम के अंदर, अपनी आवाम के अंदर जॉब्स पैदा करे जिससे वो सीख के कुछ अपने लिए परमानेंट कोई जो है वो एक रोज़गार कमा सकें, ना कि उनको 12,000 दे के उनको भिखारी बनाया जा सके। तो यहाँ उन्होंने एग्जांपल दी है कि उन्होंने अगर हर पैदाइश पे अगर औरत को या उस फैमिली को $10,000 मिल रहे हैं तो आवाम का जो है ना वो रुझान फिर बच्चे पैदा करने की तरफ होगा कि चलो 10,000 तो लेंगे ना हम। तो ऐसे नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनप्लैंड हो जाती हैं, तो ये अनप्लैंड ही होते हैं। मर्टन रेफर टू दीज अफेक्ट्स एज लेटेंट डिसफंक्शन बिकॉज दे आर टिपिकली अनप्लैंड। वही जो मैंने बेरोज़गारी बताई थी या ऊपर जो है वो अफलास और गुर्बत बताया था वो अनप्लैंड है। वो 12,000 दे तो रही मगर उसका अल्टीमेट जो आंसर या उसका जो असर आ रहा है वो अनप्लैंड है और वो बड़ा भयानक है। ओके जी, नीचे हमारी दूसरी थ्योरी है, उसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसमें अगर देखें तो मैंने आपको कल बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो सोसाइटी के उन नासूरों के ऊपर बात करती है जो कि एक सोसाइटी के लिए क्लिंक हैं, ठीक है, और उसके लिए एक नेगेटिव चीज़ें, उसके लिए एक स्टिग्मा है। गरीबी अमीरी वाला कॉन्सेप्ट देख लें या जो भी आप और कॉन्सेप्ट देख लें जो एक नेगेटिव चीज़ें सोसाइटी के अंदर, उनको हम एज अ कॉन्फ्लिक्ट थीरिस्ट जो है वो कैसे देखते हैं अभी हम पढ़ते हैं। थर्ड पर्सपेक्टिव ऑन सोशल लाइफ इज़ प्रोवाइडेड बाय कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट एम्फसाइज दैट सोसाइटी इज़, ये एमसीक्यू बन सकता है, मेड ऑफ ग्रुप दैट आर weighing with one another for limited resources in contrast to function who see society as harmonious। मतलब ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है ना उसमें लोग अपना हक लेने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वो छीनते हैं, हक उनको छीनना पड़ता है। अमीर गरीब को छीनता है और गरीब जो है अमीर से लेने
और गरीब जो है अमीर से लेने की कोशिश करता है। आगे देखें तो क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो आ जाता है ना। अभी देखें अमीर जो है वो गरीब से कैसे छीन रहा है, उसको सुबह से शाम तक वो इस्तेमाल करता है और शाम को जाके उसको थोड़ी बहुत जो भी उसकी दिहाड़ी होती है वो मिलती है। या उसकी समझ लो कि आप टीचर्स की बात करें प्राइवेट स्कूल्स, या सुबह से शाम उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनका टाइम लिया जाता है, फिर जाके उनको वो जो वेज होती है वो जाके मिलती है, या जो भी ज़िंदगी का टॉपिक देख लें। अच्छा आगे हमारे पास है जी कार्ल मार्क्स एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कौन कार्ल मार्क्स हमने कल भी पढ़ा था। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्रिएटर कौन है जी, इसका क्रिएटर कौन है, कार्ल मार्क्स। सा हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज टू यूरोप, इसने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का दिया था, इस वजह से इसको आपको पता है कि दरबदर भी कर दिया गया था फ्रांस से, है ना। अच्छा कल फिर हमने बताया था, इसने बताया कि यार जो उस ज़माने में जब भूख अफलास हो तो फिर अवाम की एवरेज एज 30 साल और जो वेल्दी पर्सन उसकी उम्र 50 साल, ये वाली उस ज़माने में थी। मार्क्स स्टडीड द स्टडी सोसाइटी एंड हिस्ट्री आफ्टर बीइंग हॉरिफाइड बाय दीज मिजरी एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसने सोसाइटी को स्टडी किया, इसने स्टडी किया। ही बिल्ड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इसने फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बनाई। क्लास एंटागोनिज्म एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक क्लास को दूसरे के खिलाफ जो बुग़्ज़ होता है, जो नफ़रत होती है, उसको क्लास एंटागोनिज्म बोलते हैं। जैसे अमीर का गरीब के खिलाफ जो बुग़्ज़ है, या गरीब का अमीर के खिलाफ। Resentment is the key to understand human history. Every society has small clique that control the mean of production and take advantage of people who don't have power. ऐसे ही है कि जिस बंदे के पास पावर होती है वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है, दूसरों को इस्तेहसाल करता है, क्योंकि उनके पास पावर नहीं होती। उनसे वो वो फ़ायदा लेने की कोशिश करता है जिसको इस्तेमाल करके वो इनके ऊपर हुकूमत कर सके। फिर हमने आपको कल बताया था प्रोलेटेरिएट जो है वो वर्कर्स होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट होते हैं किन के हाथों, बोर्जवाजीज़ के हाथों। इनके स्पेलिंग से याद कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे। ओके जी, आगे देखें। एंड वो बोर्जवाजीज़ वो होता है जो कि कैपिटलिस्ट होते हैं और उनके हाथ में दौलत होती है और वो इस्तेमाल करते हैं इन वर्कर्स को। ओके, तो एक दूसरे के साथ ये जो क्लास एंटागोनिज्म ये एक नॉर्मल से फिनोमेना ये होता है, हर सोसाइटी में होता है। आगे मार्क्स क्रिटिक सर्व्स एज द रिमाइंडर दैट दीज रिवॉर्ड्स वर नॉट, हाँ इसने कहा कि जो आपको मिलते हैं ये वाली चीज़ें आपको वर्क 8 आवर्स अ डे, कॉफ़ी ब्रेक्स, 5 days वर्क वीक्स, पेड हॉलीडेज एंड वेकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, सिक लीव, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई खुशी से नहीं आपको दे रहा होता। वो जो है एक क्योंकि उनको ये देना पड़ता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, एम्प्लॉयज़ का प्रेशर होता है कि हमें ये चीज़ें दी जाएँ, तब जाके वो एक सरमायादार वो चीज़ें ये देता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आज के अगर ज़माने में देखी जाए तो क्या है जी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आजकल के पुराने दौर में तो सिर्फ ये उसी टॉपिक पे थी, किसके हाथ में सरमाया है किसके हाथ में नहीं। आजकल जो है उस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को एक और नज़र से देखा जा रहा है। आज के दौर में आपको पता है ये फेमिनिज़म के जो होते हैं जलसे कह लें, या दुनिया में ये चल रहा है LGBTQ वाला, बस जो भी मतलब इस तरह के आजकल के ज़माने में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट हो गई है। वो सिर्फ पैसे की हद तक नहीं, वो सोच की हद पे भी मतलब वो सोच को भी जो है उन्होंने आजकल इंक्लूड करना शुरू कर दिया। मैनी सोशियोलॉजिस्ट को बियॉन्ड द इंटरेक्शन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स टू यूज़ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, और वो आजकल सोसाइटी के लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं आजकल के सोशियोलॉजिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। लीवस गुजर, अ सोशियोलॉजिस्ट हु लिव्ड from 1913 to 2003 noted that person in close connection are more likely to experience conflict. उसने कहा कि जो ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं ना उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है। ये एक उसकी सोच है कह लें आप। These people have figured out how to divide up authority, privileges, tasks and incentives. मतलब जब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो तो फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट का भी सामना ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं रिलेशनशिप्स में, आपकी जॉब्स में। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड फेमिनिस्ट की बात करें अगर, तो मैनी फेमिनिस्ट स्टडी द एंटागोनिज्म बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ये करते हैं मेल और फीमेल के अंदर जो फ़र्क है उनके ऊपर बात करते हैं फेमिनिस्ट।
फेमिनिस्ट औरतों के हकूक़ के लिए जो लड़ने वाले हैं, समझ लें। अभी वो सच में लड़ते हैं या वो जस्ट एक्टिंग करते हैं, ये इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, देयर मेन कंसर्न इज़ द डिस्पैरिटीज़ बिटवीन मैन एंड वीमेन इन सोसाइटी टुडे एंड अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज टू एंड द ट्रेडिशनल मेल डोमिनेशन एंड अचीव जेंडर इक्वालिटी। तो ये वाले जो फेमिनिस्ट हैं ये कहते हैं कि इक्वालिटी के लिए हम फाइट कर रहे हैं, सोसाइटी में जो है ना हम चाहते हैं कि बराबरी आ जाए। तो हर मज़हब इसको फिर डिफरेंट नज़रिए से देखता है, हर इलाका इसको डिफरेंट नज़रिए से देखता है कि वाकई बराबरी होनी चाहिए, किन मामलात में बराबरी होनी चाहिए और किन में नहीं। तो ये एक अपनी इनकी सोच है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म ये हमारा दूसरा है टॉपिक। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म अगर बात करें कि इंटरेक्शनिज़म मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कैसे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके मुख्तलिफ सिंबल्स से हम सीखते हैं, ठीक है। सिंबल्स क्या हैं जी, अभी देखें एक सिंबल है वालद, वालदा, बहन भाई, एक रिश्ते भी हैं और साथ में ये सिंबल्स भी हैं। विदाउट सिंबल फॉर इंस्टेंस वुडंट हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एम्प्लॉयर्स, टीचर्स एंड इवन आंट्स एंड अंकल्स। अगर सिंबल्स ना हो तो हमारे लिए कोई भी जो है रिश्ता नहीं अवेलेबल होगा, मतलब क्योंकि कोई एक रिश्ता जो है एक अलामत होती है। अभी बाप जो है वो घर में एक डिसीजन मेकर की अलामत है, ठीक है, एक अथॉरिटी की अलामत है, एक रहमत की अलामत है, ये भी समझ सकते हैं आप। तो ऑल्दो इट मे साउंड अनयूजुअल, आवर रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड बाय सिंबल्स, नेचुरली रिप्रोडक्शन वुड कंटिन्यू बट देयर वुड बी नो सिग्नल्स एंड इंडिकेटर्स आवर फैमिली रिलेशनशिप। अगर सिंबल्स ना हो तो नस्ल तो बढ़ती रहेगी, मगर ये कि उनके अंदर कोई आप अलामत ही नहीं है कि ये कौन है, ये फ़लाँ कौन है, फ़लाँ कौन है। तो इस तरह जो है वो सिंबल्स हमें सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आपने जो चीज़ याद रखनी, चार्ल्स हंटन कोली और जॉर्ज हर्बर्ट मीड्स ये दो सोशोलॉजिस्ट हैं जो कि इन्होंने ये वाला व्यू पॉइंट दिया है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का, ठीक है। कहता है कि वी आर अनएबल टू कंस्ट्रक्ट ब्रिजेज एंड रोडवेज बिकॉज वी आर अनएबल टू एस्टैब्लिश डेडलाइंस, मटेरियल्स, साइज एंड ऑब्जेक्टिव्स। वी वुडंट हैव हॉस्पिटल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब अगर सिंबल्स ना हो तो दुनिया में कुछ भी ना हो। सिंबल्स जो है वो ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा है जी टॉपिक 17, अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नोन एज फेमिनिज्म। अच्छा, ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। अच्छा, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। फेमिनिस्ट तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फेमिनिस्ट ये हो गए। कॉलोनिज़म जो है ना, दुनिया में जहाँ पे भी ये यूरोपियन गए हैं उन्होंने दुनिया में जाके कॉलोनीज़ बनाई अपनी। बरसगीर भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, ठीक है। तो कॉलोनी जब बन जाती है उसमें लोगों को क्या, उन जो आके इन्वेडर्स होते हैं इनके ख़िलाफ़ क्या उनकी सोच होती है, मतलब बरसगीर के लोगों की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या सोच थी। तो उसके बाद वो तो चले गए, मगर उसके बाद जो सोच कायम रही वो पोस्ट कॉलोनिज़म के अंदर आएगी। पोस्ट मॉडर्निज़म ये है जी, एक मॉडर्न आ गई सोसाइटी में, मॉडर्निज़म आ गया है, उसके बाद जो है वो क्या उनकी सोच है। फेमिनिस्ट से फेमिनिज़म आ गया, ठीक है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नोन एज फेमिनिज्म एम्फसिस significance of gender in determining social connections systems. A theoretical perspective known as post-colonialism emphasizes the significance of colonialism and lasting effect on structures and relationships. Postmodernism is a theoretical school of thought that places strong emphasis on the role language and discourse play in forming social structures and relationships. तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मतलब पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं ये, मतलब इनका MCQ नहीं तो एक कंसेप्ट आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए कि ब्रिटिश जो है वो जहाँ पे जाते थे वो कॉलोनी उसको बना लेते थे, जिसको कॉलोनी कहते हैं। तो ये जो है ना इनका उन लोगों के ऊपर बड़ा असर होता है। अभी देखें अंग्रेज़ तो यहाँ से चला गया, मगर अंग्रेज़ की सोच यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, अंग्रेज़ का निज़ाम यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। उनको प्रेस करना, आवाम को, नीचे वालों को दबाना, ठीक है, उनकी आवाज़ ना सुनना, तो ये अभी जो है वो दुनिया में देखे जा सकते हैं। तो ये कॉलोनिज़म का जो है ना एक आफ्टर शॉक है, समझ लें। तो इस तरह जो है ना आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।